Hello and welcome to the next video of geography which is atmospheric pressure, wind and circulation. I hope आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड उम्मीद करता हूँ कि प्रीलिम्स की तैयारी अभी ज़ोरों शोरों पे आपने शुरू कर दी होगी और अभी तक अगर नहीं शुरू की है तो तैयारी ज़रूर शुरू कर दो क्योंकि अगर आपका मेंस लेट से आप लिखना चाहते हैं लेकिन अगर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो मेंस को आपको लिखने का मौका मिलेगा ही नहीं। सो प्रीलिम्स की तैयारी इस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए। तो जो भी बच्चा अभी तक प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रहा है, इट इज़ टाइम दैट यू मस्ट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर प्रीलिम्स। एक और बात, इन वीडियोस के थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स हैं जियोग्राफी के, वो सारे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन वीडियोस का पर्पज़ इतना है कि आपकी जर्नी आसान बन जाए। सो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इन सारे वीडियोस को आप देखें ताकि कॉन्सेप्ट्स आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ और अगर यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पेपर बना दिया, लेट से क्वेश्चन बना दिया, तो आप उसे कर भी पाएँ। और इसके अलावा आपकी हेल्प के लिए हमने PYQ डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, प्रीलिम्स के लिए भी किए हैं, इनफैक्ट मेंस के लिए भी किए हैं। प्रीलिम्स वाले PYQ डॉक्यूमेंट्स में टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो हमने अरेंज किए हैं विद द प्रॉपर सॉल्यूशन और उसके साथ इंस्ट्रक्शंस भी ऐड किए हैं कि किस चैप्टर से आपको कैसे पढ़ना है। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nleshair442.com पे विजिट कर सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं। सिमिलर डॉक्यूमेंट हमने CSET के लिए भी बनाए हैं। सिमिलर डॉक्यूमेंट हमने थीम बेस्ड यूपीएससी मेंस के लिए भी बनाए हैं, जिसमें आपको यूपीएससी की जो थीम्स हैं मेंस की उनके बारे में पता चलता है। 2013 से लेके 25 तक के जो भी मेंस के सवाल आए हैं उसके बेस्ट सॉल्यूशन दिए हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और वो मिलेगा कहाँ पे आपको, सेम वेबसाइट पे। चलिए आइए आज का टॉपिक देखते हैं जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड सर्कुलेशन। तो फिर यहाँ पे हम बेसिकली वी विल बी रीडिंग अबाउट द प्रेशर। प्रेशर से हम रिलेट करेंगे हमारी विंड को, एंड जब विंड बह रही है देन हम बात रिलेट करेंगे उसे उसके सर्कुलेशन से। तो सारे ही टॉपिक इंटरलिंक्ड हैं। अब जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था और क्लाइमेटोलॉजी में हम इंटर किए थे तो हमने क्लाइमेटोलॉजी में टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया। इस टेम्परेचर से लिंक्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रेशर। सारे ही टॉपिक्स इंटरलिंक्ड होते हैं वैसे तो प्रेशर आज का जो टॉपिक है वो है। एक और बात मैंने आपको बताया था, वी हैव एयर एंड इस एयर को अगर मैं मूव करता हूं तो बन जाती है विंड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी एयर है दिस मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब लेकिन मैं कब कहूंगा कि दैट दिस एयर हैज द हाई प्रेशर, तो कुछ मेजरमेंट होगा, कुछ मेजरमेंट होगा। भाई मैं कह रहा हूँ हाई प्रेशर है, मैं कह रहा हूँ लो प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है किसी मेजरमेंट के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो किस प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, फिलहाल बात कर रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हॉरिजॉन्टली भी वेरी करता है, वर्टिकली भी वेरी करता है, एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेरिएशन के चलते विंड्स आर सेट इनटू द सर्कुलेशन एंड अलग अलग आपके प्रेशर बेल्ट्स भी बनते हैं। तो आइए समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पहले थोड़ा सा। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द वेट ऑफ द एयर कॉलम पर यूनिट एरिया। मतलब कि अब जैसे ये आपका सरफेस है, इसके ऊपर विंड है, इसके ऊपर एयर है, एयर का एक मास है। ये जो भी मास अवेलेबल है एयर का, इसको आपकी ग्रेविटी जो है वो नीचे खींचना चाहती है, इसका अपना एक मास है। तो जब मैं mg बोल देता हूं तो इसका बोलता हूं कि वेट इज व्हाट, m इंटू जी नीचे। अब पर्टिकुलर एरिया लेके मैं इसको डिवाइड बाय एरिया कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा व्हाट, प्रेशर। सो दिस वेट W इक्वल टू mg अपॉन एरिया, जितने एरिया पे प्रेशर डाल रहा है, तो दिस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज योर प्रेशर। तो यहां पे मुझे एक चीज ये भी दिख रही है कि अगर एयर का फोर्स बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, तो फिर सेम एरिया, इफ आई कीप द एरिया इज द सेम,
अगर फोर्स बढ़ रहा है यानी कि अगर मास बढ़ जा रहा है या फिर अगर फोर्स बढ़ जा रहा है तो मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर फोर्स घट जाएगा या फिर अगर मास घट गया जितना अवेलेबल मास है तो फिर कहीं ना कहीं फोर्स घट जाएगा, जिसके चलते आपका प्रेशर घट जाएगा। इसका एक और मतलब है कि जब एयर डेंस होगी, डेंस कहते हैं कब, जब ज़्यादा एयर अवेलेबल होती है तो प्रेशर होगा ज़्यादा, और एयर जब रेयर होगी या डेंस नहीं होगी तो प्रेशर होगा आपका कम। सिंपल सा है, ठीक है। सो प्रेशर इज वेट ऑफ एयर कॉलम पर यूनिट एरिया। सेम जो हमने इस में ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर वेट एट दिस एल्टीट्यूड, दिस मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर एट दिस एल्टीट्यूड, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, इसकी कोई एक यूनिट होगी, इसकी क्या यूनिट है, दैट इज मिलीबार। सी लेवल पे एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1013.2 मिलीबार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पैस्कल में भी दे सकते हैं, टॉर में भी दे सकते हैं, इंचेज ऑफ मर्क्यूरी में भी दे सकते हो, पीएसआई में भी दे सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं कि अभी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो दैट इज 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू है 101325 पैस्कल इज इक्वल टू 1013.25 एच पास्कल, 1013.25 मिली बार, 760 टोर और 760 mmHg और 29.92 इंच SG और 14.6496 PSI। तो बेसिकली सारी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद कर लो कि ये प्रेशर के लिए यूज होता है, ये प्रेशर के लिए यूज होता है, ये प्रेशर के लिए यूज होता है, कभी कभार आपके लिए काम आ सकता है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता ही होना चाहिए कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दिस इज 1 atm विच इज इक्वल टू दिस मच ऑफ पास्कल और 760 mmHg विच इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। बस मेनली इसी के अराउंड अगर पूछेगा सवाल तो इतना ही पूछने वाला है। एक और बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद द हाइट। डिक्रीजेज विद हाइट क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप जैसे ऊपर जाते हैं, मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि आपका ये एटमॉस्फेयर है, ये आपकी धरती है, ये लगा रही है ग्रेविटी, इसके ऊपर है हवा। जैसे जैसे आप धरती से दूर जाएंगे जी की वैल्यू घटती चली जाएगी, और पास वाली एयर आपकी इसीलिए डेंसर रहती है। तो नीचे डेंसर है, ऊपर लाइटर एयर है। जब आप एयर लाइट बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कम अवेलेबल हैं, तो उसका मास कम है। मास कम है तो क्या होगा, वो फोर्स कम लगाएंगे। फोर्स कम लगाएंगे पर यूनिट एरिया पे, तो ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर कम होगा। नीचे ज़्यादा अवेलेबल हैं, डेंसर हैं, तो वो फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, और जब वो फोर्स नीचे के लेवल पे ज़्यादा लगाएंगे तो ऐसे केस में होगा क्या कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। सो इट डिक्रीजेज विथ हाइट। हायर डेंसिटी एयर होती है क्योंकि नीचे हायर प्रेशर होता है। ये हायर डेंसिटी इसलिए होती है क्योंकि नीचे ग्रेविटी के असर में डेंस एयर्स कलेक्ट्स, मतलब एयर का ज़्यादा मास इकट्ठा हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो डिटरमाइंस व्हेन द एयर विल राइज और सिंक। ठीक है, अगर आपका हाई प्रेशर है व्हाट डज इट डिनोट कि एयर इज सिंकिंग, ठीक है। और अगर आपका लो प्रेशर है व्हाट डज इट डिनोट कि भाई एयर विल राइज। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, लेट्स से दिस इज योर लैंड, यहां पे है, अब प्रेशर कम है, पी इज लेस। पी लेस है तो क्या होगा, ये हवा ऊपर भी तो जाना चाहती है, अब पी लेस है तो ये इसको जाने देगा। लेकिन अगर प्रेशर ये लैंड है और पी हाई है आपका, पी इक्वल टू हाई, पी इक्वल टू हाई, तो ऐसे केस में होगा क्या कि ऊपर अगर हवा जाना चाहिए तो ऊपर वाली एयर बोलेगी ओ भाई कहाँ चल रहे हो, मैं तो हाई हूँ, तुमको कैसे ऊपर जाने देंगे, ऊपर हम ही है, हमारा प्रेशर हाई है, तो ये उसको उठने ही नहीं देगा, ये नीचे ही यहाँ पे ले जाएगा। दिस इज वॉट यू चेक्ड एक्चुअली इन द इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर, जहाँ पे देयर वॉज दी वार्म एयर, उसके नीचे कोल्ड एयर थी, नीचे से वार्म एयर उठना चाह रही थी, प्रेशर डेफिनेटली उसके चलते थोड़ा सा ज़्यादा था,
प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि वहाँ पे कोल्ड एयर थी और वो डेंसर एयर थी, तो वो बोली कहाँ जा रहे हो, हम है ना तुमको रोकने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर वो अक्सर लिंक्ड अप ही होते हैं। ठीक है, इवन जो आपके ये प्रेशर सेल्स वगैरह जिनके बारे में बात करेंगे दे आर थर्मली इंड्यूस्ड, डायनेमिकली इंड्यूस्ड भी होते हैं, लेकिन जो मेन रोल है वो थर्मल, अगर थर्मल इंड्यूसिंग नहीं होती तो वो डायनेमिक रीजन्स क्रिएट होते ही नहीं। ठीक है, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, दैट इज बैरोमीटर। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैप पे अगर मुझे दिखाना है तो आई हैव एन आइसो बार, आइसोथर्म joining the places having equal temperature, isobars joining the places having equal pressure reduced to the what sea level. ठीक है, this is the imaginary line joining places having equal atmospheric pressure reduced to sea level. ये sea level पे इसलिए reduce करते हैं ताकि उसके जो elevation के चलते जो changes वगैरह आ रहे हैं वो हम remove कर सकें। बेस इफेक्ट हटाने के लिए होता है, ये हम इकोनॉमी में भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको इन्फ्लेशन होगा मेजर करना है, कैसे बोलोगे महंगाई बढ़ गई है, यू नीड अ बेस इफेक्ट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे जीडीपी है, समझना इस चीज़ को, एक है जीडीपी एट रियल प्राइसेस, एक है जीडीपी एट द करंट प्राइसेस। अब एक चीज़ सोच के देखना, समझना इस चीज़ को, क्यों हम रियल प्राइसेस की बात करते हैं। तो जीडीपी एट रियल प्राइसेस जो है आपका, लेट्स से कोई चीज़ है, हम 100 केजी कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हाल था 2011 में। 2012 में देयर कैन बी सिचुएशन जब इन गुड्स का प्राइसेस पहले था 10 रुपीज़ पर केजी, तो इनका टोटल प्राइस कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया। अब 2012 में ये हो सकता है कि इनका दाम ही बढ़ गया लेकिन प्रोडक्शन सेम रहा, तो फिर इट रिमेन्स 100 केजी, बट अगर इसका लेट से कि वैल्यू बढ़ गया 11 रुपये तो इट बिकम्स 1100 रुपये। तो जब आप जीडीपी एट करंट प्राइसेस मेजर करोगे तो आप बोलोगे यस देयर इज द ग्रोथ ऑफ 10%, बट इज इट द एक्चुअल ग्रोथ, क्या ये एक्चुअल ग्रोथ है? नहीं, ये एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि गुड्स तो तुम्हारे इतने ही प्रोड्यूस हुए ना 100 केजी। सो दिस आर द मेजरमेंट एट द करंट प्राइसेस। तो अगर आप चीजों को ज्वाइन करेंगे विदाउट रिमूविंग इट्स बेस इफेक्ट, तो ऐसे केस में होगा क्या, आप एक्चुअली नहीं देख पाओगे कि व्हाट इज द एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर हियर। तो इसलिए आप उसे लोअर लेवल पे लेके जाते हो, आप बोलते हो भैया सी लेवल पे चलो, तब हम तुम्हें कंपैरिजन करेंगे, तो वो सही कंपैरिजन बनता है। दैट इज वाई दिस जीडीपी एट द रियल प्राइसेस कम इन टू प्ले। तो हम ऐसे केस में अगर दाम बढ़ा है तो हम बोलेंगे भैया ये दाम बढ़ गया था इसलिए प्राइसेस बढ़ा था। मैं ग्रोथ तभी बोलूँगा जब ये 100 की जगह 110 किलो हुआ, 101 किलो हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो सिमिलर यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो ये चलो हम इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे ये भी सीख लिया, द रियल एंड द करंट प्राइसेस। ठीक है, तो क्लोजली स्पेसिंग ऑफ आइसोबार्स अब हमने ज्वाइन कर दिया जिनका प्रेशर सेम था उन प्लेसेस को, तो वी गेट दी आइसोबार्स। अब आइसोबार्स अगर क्लोजली स्पेस्ड है, इफ द आइसोबार्स आर क्लोजली स्पेस्ड, देन व्हाट डज इट इंडिकेट, देयर इज द सडन चेंज ऑफ प्रेशर, ऐसा समझ लेना। दिस इज आइसोबार, दिस इज आइसोबार, एक तरफ ये हमारे आइसोबार्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर दी, और इसकी वैल्यू है लेट्स से कि 1 एटमॉस ATM, 2 ATM, 3 ATM, दीज आर क्लोजली स्पेस्ड। एक तरफ हमारे पास आइसोबार्स हैं 1 ATM, 2 ATM, 3 ATM, वाइड क्लोजली स्पेस्ड। तो मैं थोड़े से स्पेस में ही जैसे ही जंप करूं प्रेशर चेंज हो जा रहा है, थोड़े से ही स्पेस में जब मैं चेंज करूं तो प्रेशर चेंज हो रहा है। तो क्या बोला है, क्लोजली स्पेस ऑफ आइसोबार्स स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, जब आइसोबार्स
एक हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस रहता है, लेट्स से दिस इज एन आइसोबार, दिस इज एन आइसोबार, यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm, यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। तो ऐसे केस में जो आपकी हवा है, जो आपकी एयर है, वो मूव करना चाहती है फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। भाई हवा जो ट्रेवल करना चाहती है वो कैसे ट्रेवल करना चाहती है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो दिस फोर्स which is caused due to difference of the pressure is called the pressure gradient force, or we write it as PGF। अब सोच के देखो कि ये क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े से ही डिस्टेंस में ये जो प्रेशर चेंज है वो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इट विल एक्सर्ट व्हाट? द स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, द स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। याद करने वाला कुछ नहीं है। और यहाँ पे बड़े आराम से चेंज हो रहा है, डिस्टेंस पे चेंज हो रहा है। तो हियर इज द चेंज इज ग्रेजुअल, तो प्रेशर ग्रेजुअल चेंज है, तो यू विल बी हैविंग वीक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यू विल बी हैविंग वीक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो यहाँ पे जो आपकी विंड ट्रेवल कर रही है वो विंड फास्ट ट्रेवल करेगी। विंड की स्पीड क्या होगी? विंड स्पीड इक्वल टू फास्ट। यहां पे आपकी विंड स्पीड क्या होगी? स्लो, सिंपल। तो क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स के केस में विंड की स्पीड फास्ट होगी बिकॉज देयर इज द सडन चेंज, देयर इज द स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यहां पे वीक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा तो विंड की स्पीड स्लो होगी। ये बात आपको कह रहा है। क्लोजली स्पेसिंग ऑफ आइसोबार्स इक्वल टू स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, वाइड स्पेसिंग ऑफ आइसोबार्स इक्वल टू वीक प्रेशर ग्रेडियंट एंड अकॉर्डिंगली द विंड स्पीड। ठीक है। देन व्हाट इज विंड? ये मैंने वैसे आपको बताया ही था। विंड इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। ठीक है। जब एयर आपकी ट्रेवल करती है तो दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। इट फ्लोज फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लो प्रेशर। विंड रीडिस्ट्रीब्यूट द हीट एंड द मॉइस्चर अक्रॉस द प्लैनेट। तो हीट डिस्ट्रीब्यूट करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, अपने साथ एनर्जी कैरी कर रही है, मॉइस्चर लेके जाएगी, जाहिर सी बात है, देयर बाई मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर द प्लैनेट एज अ होल। तो विंड का काम रीडिस्ट्रीब्यूशन में होता है, डेफिनेटली ओशियन करंट्स का भी काम होता है। ठीक है। तो फिलहाल लेकिन हम विंड की बात कर रहे हैं। अब आते हैं अगले उस पर। लेट अस डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। अगर मैं एयर प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मैं इसको दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकता हूं। एक वर्टिकल, वर्टिकल मतलब हम धरती है हमारी एंड धरती से हम ऊपर जा रहे हैं, सो दैट इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब हम ऐसे जा रहे हैं, धरती के सरफेस के अलोंग जा रहे हैं। ठीक है। देन दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड। सो वी कैन डिस्कस इट इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल वेरिएशन, we can discuss it in terms of horizontal variation। वर्टिकल में प्रेशर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। लेस एयर इज अवेलेबल, जी का इफेक्ट के चलते जो भी डेंसर एयर बनेगी आपकी जमीन पे ही बन जाएगी एज सच, तो दैट इज द मेन रीजन प्रेशर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। मैग्नीट्यूड वाइज दिस डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 MB फॉर एवरी 10 मीटर इंक्रीज इन एलिवेशन। ठीक है। रेट यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है। अब मैंने जितनी भी आपको देखो एक चीज़ें बता रहा हूँ, नथिंग इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी बहुत रेयर केस में मिलती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है, इट इज़ वेरीड, बट हम उसकी एवरेज वेदर कंडीशंस, एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशंस पढ़ते हैं। सो दिस इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, दिस इज अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी, दिस इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है। सो दिस रेट इज नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी जो विंड है वो ऊपर जाना शुरू कर देगी। विंड ऊपर जाना शुरू कर देगी तो नीचे बचेगा क्या? छोटा सा मास एयर का, तो वो इतना वेट एक्सर्ट कर नहीं पाएगा, तो देयर इज द लो प्रेशर। ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, अगर इफ देयर इज द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इफ देयर इज इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, देन अगेन आपका जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हमने क्या कर दिया, हमने
H2O ऐड कर दिया, H2O ऐड कर दिया, तो दिस इज गोइंग टू रिप्लेस व्हाट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है इससे, तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा वाले को इसने रिप्लेस कर दिया, तो ह्यूमिड एयर एक्सर्ट्स दी लोअर प्रेशर देन दी ड्राई एयर, ठीक है। देन दी ग्रेविटी का रोल तो होता ही है। वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन दी हॉरिजॉन्टल। अब तुम सोच के देखो, दी वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट से बहुत ऊंचा, बहुत ज़्यादा है, मतलब कि प्रेशर ग्रेडियंट ऊपर की तरफ, लाइक हम नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये आपका प्यारा भारत। अब इसका जो लैंड सरफेस है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि वर्टिकल एयर प्रेशर है, तो यहाँ पे लेट्स से कि प्रेशर जो है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, मोर है, दिस इज हियर द एयर इज डेंसर। फिर यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर और कम हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर ऐसे केस में तो अगर हवा नीचे से ऊपर जा रही है, मैं इसकी इन जनरल बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो फिर अब इसको ये पोल से मत जोड़ने लगना, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते थे, ठीक है, डोंट कंसिडर इट इन द पोल। तो मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्रेशर ऊपर जा रहा है तो ऐसे केस में तो आपको उड़ जाना चाहिए। वो गाना नहीं सुना है कि उड़ के चलूँ मस्त गगन में, ठीक है, वो रियलिटी हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जब उड़ने की कोशिश कर रहे होगे तो ग्रेविटी बोलेगी कहाँ जा रहे हो, मैं भी तो हूँ, यू कांट इग्नोर मी, ठीक है। यू कैन हेट ग्रेविटी, यू कैन लव ग्रेविटी, बट यू कांट इग्नोर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो ग्रेविटी बोलेगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, ग्रेविटी पकड़ के रखेगी, और ग्रेविटी जब पकड़ के रखती है तो ऐसे केस में आप उड़ नहीं पाते। सो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट is greater than horizontal. The vertical pressure gradient is much greater than the horizontal pressure gradient, but it is generally balanced by a nearly equal and opposite gravitational force. Hence, we do not experience strong upward wind. ठीक है, अगर प्रेशर राइज कर रहा है so this will be denoting the stable weather. अगर प्रेशर फॉल कर रहा है this will be denoting the unstable or the cloudy weather. मतलब let's say this is the earth, हीटिंग हो गई तो आपकी जो नीचे से जितना इवापोरेशन है ऊपर जाएगा, तो ये जो आपकी एयर है वो एयर करंट्स बनेगी और ये ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे प्रेशर हो गया लो, ठीक है, और यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है रेन क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनेगा तो ये रेन बनाएगा और नीचे बारिश होगी। सो जब आपका प्रेशर घट रहा है इसका मतलब यहाँ पे इवापोरेशन होगा हो रहा है, तो देयर इज अ अनस्टेबल वेदर कंडीशन। राइजिंग प्रेशर अपोजिट कर लो, दैट विल बी लीडिंग टू द स्टेबल वेदर, ठीक है। देन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ द प्रेशर की। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइसोबार्स। आइसोबार्स मैंने बताया था, दोज प्लेसेस विच आर ज्वाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इफ दे हैव द इक्वल प्रेशर दैट इज पुट टू द मीन सी लेवल। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन फीचर इसके जोनल कैरेक्टर्स, तो हमारे पास 7 प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं, जो अभी मैं आपसे थोड़ी टाइम बाद डिस्कस करूंगा, इसी वीडियो में ही डिस्कस करूंगा लेकिन, ठीक है। और क्लोजली स्पेस्ड आइसोफार विच विल लीड टू स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट, इट विल बी लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन अब पहले हम आइसोबार्स ही देख लेते हैं। ये जनवरी के महीने में आइसोबार का सीन होता है कि अगर आप देखेंगे ये आपका इक्वेटर है, this is your equator, and equator के around you will be seeing intertropical convergence zone. convergence zone क्यों? क्योंकि आपकी साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आके कन्वर्ज करती हैं यहाँ पे, सो यू विल बी सीइंग द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देन ये जो प्लेसेस हैं जो इस तरह से ज्वाइन किए गए हैं, अगर यू सी बीच में हाई प्रेशर है लेकिन इन एरियाज़ को हमने ज्वाइन किया तो इन सब का प्रेशर एक है, सो इस तरह से आइसोबार्स वगैरह आपके जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इन जनरल इसका वेरिएशन हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये बेंड कर रहा है, ठीक है। इस पे ज़्यादा सवाल नहीं आते, आइसोथर्म पे ज़्यादा सवाल बनते हैं, सेम अप्लाइज टू दिस, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट जरूर हो जाता है जब ये हाई प्रेशर या लो प्रेशर की बात हो रही थी, हाई प्रेशर, तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में मैं आपसे जब नेक्स्ट चैप्टर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में तब मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अदरवाइज इन जनरल दिस इज द आइसोबार्स, ठीक है।
तो इस तरह से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है हमारी धरती पे। वॉट आर दी फैक्टर्स, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रेशर वेरी कर रहा है, सो मैं आपसे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वाई आई एम सेइंग दैट द प्रेशर इज वेरिंग, समझते हैं इसमें क्या किसका किसका रोल है। पहला रोल तो टेम्परेचर का है, सीधी सी बात है, जो वार्म एयर होती है दैट राइजेस, वार्म एयर राइज कर जाएगी तो नीचे बचेगा क्या, कम मास वाला एयर, कम मास वाला एयर बचेगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स कम पड़ेगा धरती पे, फोर्स कम पड़ेगा तो डेफिनेटली देयर विल बी लो प्रेशर, सो वार्म एयर राइजेस लीडिंग टू लो प्रेशर। और कोल्ड एयर होगी, एयर ठंडी हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, बोलेगी हम चल रहे हैं नीचे, हम हो गए हैं ठंडे, नीचे जाएगा और फिर वो जाएगा, दैट विल लीड टू हाई प्रेशर। और ये तो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर वाली जो बात है ये तो हमारी रियल लाइफ में भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। लेट्स सी, यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी एक्टिव, ठीक है, आप अगर बहुत एक्टिव हो, आप डेली एक्सरसाइज करने जाते हो, आप डेली दौड़ते हो, यू ऑलवेज फील लाइट, और जब आप लाइट फील करते हो तो अगर आपसे बोला जाएगा कि भाई 100 सीढ़ी चढ़नी है, 200 सीढ़ी चढ़नी है, 500 सीढ़ी चढ़नी है, तो आप 500 सीढ़ी भी चढ़ जाओगे, क्योंकि आपको अपना वेट उतना फील ही नहीं हो रहा होता है। सो इट विल बी क्रिएटिंग अ लो प्रेशर फॉर यू, भाई मेरे को इतना प्रेशर नहीं है, मैं आराम से कहीं तक भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप लेट्स से यू लव स्लीपिंग, आप पड़े रहना चाहते हो, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता, तो डेफिनेटली आपको अपना पैर उठाने में भी दिक्कत हो रही होती है। कुछ लोगों को अगर आपने उठा दिया उनकी नींद से, उनको अलाउड नहीं है लीगली, लेकिन अगर उनको मौका मिल रहा है तो आपको गोली मार देंगे, दैट हैपन्स, ठीक है। तो द थिंग इज दैट, क्यों, क्योंकि वो दे आर फीलिंग वेरी हाई प्रेशर, उनको उठने का मन ही नहीं कर रहा, ठीक है, ये सीन है यहाँ पे। तो कोल्ड एयर, सिंक, हाई प्रेशर, और आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो यू फील लाइट, लो प्रेशर। तो सेम यहाँ से आप लिंक करके थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हो, रियल लाइफ से भी आप इंडिकेट करके या आप मैच करके आप याद रख सकते हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने जैसे पढ़ाई भी कर रहे हो ना, अगर आप डेली रूटीन से लिंकअप करते चले जाओगे तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इसको याद करते हैं कि भैया वार्म एयर होगी तो क्या कहते हैं लो प्रेशर होगा, ओ भैया याद कर लो, हाँ हो गया याद, हाँ भैया याद तो हो गया, फिर 2 महीने बाद पूछें कहा भैया ये सही है कि गलत, हमको कन्फ्यूजन है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए एक सिंपल सा चीज़ है, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें उसके लॉजिक को समझ ले, लॉजिक समझ लिया तो आप उसके आंसर्स हमेशा निकाल पाएंगे। दूसरी चीज़ है अर्थ रोटेशन। नाउ कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे शेप दी ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। जो आपकी धरती की रोटेशन है दैट एक्चुअली शेप्स दी ग्लोबल प्रेशर बेल्ट। इसका रोल मैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग अंडरस्टैंड दैट कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे शेप दी ग्लोबल प्रेशर बेल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट। देन यू हैव दी वाटर वेपर, मॉइस्ट एयर आपकी लाइट होती है, लो प्रेशर इंजर्ट करेगी, ड्राई एयर आपकी डेंस होती है, हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि जब आपकी एयर मॉइस्ट होगी, हम याद करते हैं ना इसे कि भाई कंफ्यूज, हम याद करने की कोशिश करते हैं, दिमाग में क्या चलता रहता है कि भाई मॉइस्ट एयर है तो फिर इसका प्रेशर लो पड़ेगा, और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार मॉइस्ट एयर है तो हमने तो इसमें वाटर वेपर ऐड कर दिया तो इसका प्रेशर तो ज़्यादा होना चाहिए, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, मॉइस्ट एयर है दैट इज H2O हाइड्रोजन, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना हुआ 2, और हाइड्रोजन का एक होता है 2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का तो 18 हो गया। अब ये क्या करता है, ये आ गया मॉइस्ट एयर। अब ये जो H2O ये रिप्लेस करेगा ऑक्सीजन को भी और नाइट्रोजन को भी, जो मेन कंपोनेंट्स है। नाइट्रोजन को जब ये हटाएगा तो दैट विल लीड टू, इसका जो वेट है वो 28 है और इसका जो वेट है वो 32 है। तो आप सोच के देखो, 28 की जगह बैठ जाएगा 18 वाला, 32 की जगह बैठ जाएगा 18 वाला, तो फिर ऐसे केस में इट विल लीड टू लोअर प्रेशर। सिंपल सी चीज है। सो दैट इज वाई मॉइस्ट एयर होती है वो लाइट होती है एंड इट लीड्स टू द लो प्रेशर। ड्राई एयर डेंसर होती है, दिस लीड्स टू हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। देन व्हाट आर द फोर्सेस दैट अफेक्ट योर विंड स्पीड, फ्लो एंड डायरेक्शन। पहली चीज है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो जब आपका these are the 2 areas, ये आपका हाई प्रेशर है,
ये लो प्रेशर है। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब डिफरेंस होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो देन अ फोर्स इज जनरेटेड। दिस फोर्स इज कॉल्ड द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और चूंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, तो विंड भी तो चाहेगी ना कि ये ऐसे मूव करें। विंड की एक कोशिश है कि भैया जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में चल दें, ठीक है। द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस अ फोर्स दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दिस ड्राइव्स winds from the high pressure to low pressure. Strong PGF equal to strong winds, closely spaced isobar equal to strong PGF, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्लोजली स्पेस्ड होते तो स्ट्रॉन्ग विंड होगी, दूर दूर होंगे तो प्रेशर चेंज ग्रेजुअल है, तो जो विंड की स्पीड होगी वो स्लो होगी, ठीक है। नॉर्मली विंड शुड फ्लो पैरेलल टू दी पीजीएफ फोर्सेज एंड परपेंडिकुलर टू आइसोबास। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में विंड को भी चलना चाहिए। नॉर्मली तो यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली तो आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मली तो आपको भी पढ़ना चाहिए। नॉर्मली ये टाइम कुछ और करने का है ही नहीं, हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी डिस्ट्रैक्शन है। कैसा? कोरियोलिस फोर्स जैसा। जैसे कि हमारा मोबाइल हो गया, कि हम दिन रात इस मोबाइल को देखते रहते हैं कि भाई अब इसका मैसेज आएगा, अब इसका मैसेज आएगा। अरे भैया, आप अपनी इंपॉर्टेंस इस मोबाइल्स के मैसेज से क्रिएट मत करो, आप अपनी जो इंपॉर्टेंस है अपने अचीवमेंट से क्रिएट करो। वो नहीं होता है। सेम एयर भी ऐसे ही बिहेव करती है, ठीक है। सो दूसरी चीज, तो देर आर सम थिंग्स विच डिस्टर्ब इट, वो भी डिस्कस करूंगा मैं आपसे। देन यू हैव द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन पड़ता है एयर पे भी। फ्रिक्शन की एक खास बात होती है कि फ्रिक्शन ऑलवेज रेड्यूसेस द स्पीड। अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो लैंड के कांटेक्ट में जब एयर रहती है तो वहां पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, एंड दैट एज सच जो भी एयर लोअर लेवल पे रहती है वो उस लेयर की जो स्पीड होती है एयर की वो घटाता है फ्रिक्शन। सो इट रिड्यूसेज विंड स्पीड नियर द सरफेस। लैंड के ऊपर मैक्सिमम होता है, ओशियन के ऊपर जाहिर सी बात है फ्रिक्शन कम होगा। एंड फ्रिक्शन आपका 1 से 3 किलोमीटर हाइट तक ही इफेक्टिव है, उसके बाद फ्रिक्शन का रोल नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। देन तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है आपका कोरियोलिस फोर्स। ये धरती के रोटेशन के चलते लगता है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपकी धरती, अगर आपको डायरेक्शन समझ पाए इस बोर्ड से, तो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, आपकी धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। ये आपकी धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। आपकी धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। आपकी धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। और ये रीजन इसीलिए मैंने आपको बताया था, जैसे अगर आपका ये इंडिया है, ठीक है, हमारा प्यारा भारत, यही रीजन है कि जब आपकी धरती इधर से रोटेट कर रही होती है तो यहाँ पे अगर आपका सन है, लेट्स से यू हैव अ सन ओवर हियर, तो सन की किरणें इस वाले रीजन में पहले आएगी, क्योंकि हमारा जो ये वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट पहले आया। तो देखो सन की किरणें हैं वहीं पे हैं, लेकिन हमारा धरती मूव कर गया, तो अब पहले अरुणाचल प्रदेश बोलेगा कि भैया हमको चाहिए सनलाइट, और गुजरात यहाँ पे रहेगा, वहाँ पे होगा अंधेरा, और फिर ऐसे ऐसे ये बढ़ते 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 फिर ये सनलाइट जाएगी गुजरात की तरफ, ठीक है। तो इस रीजन के चलते ये चीज़ होती है। लेकिन अब जब हमारी धरती घूम रही है तो एक फोर्स क्रिएट होता है इसके रोटेशन के चलते, दैट इज द कोरियोलिस फोर्स। दिस इज एन अपरेंट फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड इन अ रोटेटिंग बॉडी। कोरियोलिस फोर्स की बात, एक खास बात यह है कि ये विंड की डायरेक्शन को अफेक्ट करता है। ये डायरेक्शन को अफेक्ट तो करता है, बट ये इसकी स्पीड को अफेक्ट नहीं करता। लेकिन कोरियोलिस फोर्स की खास बात एक और है कि जितना ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतना ही कोरियोलिस फोर्स बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा स्पीड घटेगी उतना ही कोरियोलिस फोर्स घट जाएगा। एक और बात, कोरियोलिस फोर्स जो आप इक्वेटर है, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स हमें 0 मिलता है, वी डोंट एक्सपीरियंस द कोरियोलिस फोर्स। लेकिन पोल पे कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम। So we say that Coriolis force is directly proportional to the
लैटिट्यूड एंगल, मतलब 90 डिग्री पे आपको कोरिलेस फोर्स मैक्सिमम मिल रहा है एंड 0 डिग्री पे नहीं मिल रहा है, इसके चलते आपके प्लैनेटरी इवेंट्स पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे। सो कोरिलेस फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल, 0 एट द इक्वेटर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द लैटिट्यूड। नाउ देयर इज अ फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ ये कहता है कि विंड आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। इसका मतलब ये है कि जो मेरी ये अर्थ है, जो मेरी अर्थ है, लेट्स से दिस इज रोटेटिंग, ठीक है, तो विंड आ रही है ऐसे और इधर से विंड आ रही होगी ऐसे, क्योंकि हमारे पास बीच में जो इक्वेटर है, लेट्स से दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द लो प्रेशर, तो विंड इधर से भी आ रही है, विंड इधर से भी आ रही है, बट जब इधर से आ रही है विंड तो दिस इज डिफ्लेक्टेड टू द लेफ्ट एज पर फेरेल्स लॉ, एंड यहां से आ रही है विंड, सो दिस इज डिफ्लेक्टेड टू द राइट एज पर फेरेल्स लॉ। तो इधर वाली विंड का नॉर्मल कोर्स ये होना चाहिए, लेकिन ये चली जाएगी इधर ऐसे, और इधर वाली विंड का ये होना चाहिए, तो इसका राइट क्या होगा, ट्रेवलिंग के साइड में। अगर आप अपने आप को ऐसे उल्टा करके देखो तो इसका राइट हो जाएगा ये, तो ये जाएगा ऐसे। तो फेरेल्स लॉ यही कहता है कि विंड आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब आपकी अगर विंड लेट से कि ऐसे जा रही है तो इसका राइट डायरेक्शन ये हो जाएगा, तब ऐसे ट्रेवल करने डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आपका विंड ऐसे जा रही है तो ये इधर हो जाएगा, ये अपने लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। और इनफैक्ट आप अगर ऐसे ट्रेवल कर रहे होगे तो भी आप डिफ्लेक्ट करोगे अपने राइट में, मतलब आप ऐसे जाओगे। सो फेरेल्स लॉ स्टेट दैट विंड आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो सिंपल सा है, ऐसे याद कर लो भैया, ये है, अगर तुम ऐसे आ रहे हो तो तुम्हारा राइट है ये, तो तुम ऐसे जाओगे नॉर्मली। तुम अगर ऐसे जाना था तो तुम्हारा राइट है ये, तो तुम ऐसे जाओगे नॉर्मली। तुम्हारा ये था, अगर तुम ऐसे जाए थे तो तुम जाओगे ऐसे नॉर्मली, और तुम अगर इधर ट्रैवल कर रहे थे तो तुम्हारा राइट था ये, तुम जाओगे ऐसे नॉर्मली। यही कहता है फेरेल्स लॉ, और इसका अपोजिट होता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ कोरिलेस फोर्स, दिस डिफ्लेक्ट्स विंड मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली winds moving from pole towards the equator, they are deflected to right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere। ठीक है, तो ये चीज़ तो सही क्लियर है, मैंने अभी बताई दी। कोरिलेस फोर्स विंड की डायरेक्शन चेंज करती है, स्पीड चेंज नहीं करती। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें गलती मत करना। नाउ कोरिलेस फोर्स, दिस एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। ये इसके परपेंडिकुलर क्या, कोरिलेस फोर्स, ठीक है। और दूसरी चीज, हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अगर हाई होगा, वेलोसिटी हाई होगी विंड की, एंड मोर इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड। जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी ज़्यादा विंड की वेलोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। एंड एज अ रिजल्ट दीज टू फोर्सेज ऑपरेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर in the low pressure areas, then wind blows around it। so equator में चूंकि pressure जो कोरिलेस force है, this is 0 and hence winds blows perpendicular to the isobar, low pressure gets filled instead of getting intensified, that is why tropical cyclones are not formed near the equator। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोल रहा है कि भैया परपेंडिकुलर जाना है आइसोबार के, कोरिलेस फोर्स बोल रहा है कि भैया हम तुम्हारे परपेंडिकुलर हैं। अब दोनों इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द विंड स्टार्ट्स फ्लोइंग पैरेलल टू द आइसोबार्स। पहली चीज तो ये। और इस टाइप की जो विंड्स होती है वैसे तो इसको हम कहते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, दिस इज एन आइसोबार, दिस इज एन आइसोबार, दिस इज एन आइसोबार, ठीक है। नाउ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के चलते विंड इसके परपेंडिकुलर चलना चाहेगा, विंड इसके परपेंडिकुलर चलना चाहेगा, विंड इसके परपेंडिकुलर चलना चाहेगा, विंड इसके परपेंडिकुलर चलना चाहेगा। कोरिलेस फोर्स इसको डिफ्लेक्ट करना चाहेगा इसके राइट में, कोरिलेस फोर्स इसको डिफ्लेक्ट करना चाहेगा इसके राइट में, कोरिलेस फोर्स इसको डिफ्लेक्ट करना चाहेगा इसके राइट में, कोरिलेस फोर्स इसको डिफ्लेक्ट करना चाहेगा इसके राइट में। सो दैट इज वाई ये स्पाइरल करने लगता है एक टाइम के बाद।
और जब ये करने लगता है, अगर ये लो प्रेशर जोन है, सो दिस बिकम्स द साइक्लोन। लेकिन इमेजिन करना कोरियोलिस फोर्स जीरो होता। अगर कोरियोलिस फोर्स जीरो होता तो ऐसे केस में अगर आप चल रहे हो, अगर आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और आप डिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहे हो, तो ये लो प्रेशर जोन जो क्रिएट हो सकता था ये तो फिल हो जाएगा, क्योंकि तुम तो आइसोबार के परपेंडिकुलर हो, तुमको कोरियोलिस फोर्स कोई डिफ्लेक्ट करने के लिए है ही नहीं। और जब कोई कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट करने के लिए होगा ही नहीं तो तुम रोटेट कैसे करोगे? तो तुम रोटेट नहीं कर पाओगे, और जब तुम रोटेट नहीं कर पाओगे तो फिर यू विल बी फिलिंग अप दिस लो प्रेशर जोन, और लो प्रेशर के चलते साइक्लोन फिर बनेगा नहीं। बिकॉज व्हाट आर दी साइक्लोन्स? दे आर द स्पाइरलिंग विंड्स अराउंड दी लो प्रेशर जोन। तो लो प्रेशर सिस्टम भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो यही इस पे बताया है। देन वी हैव द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? दिस पुल्स द विंड इनवर्ड अलाउइंग देम टू फॉलो कर्व पाथ अराउंड द प्रेशर सिस्टम। अब विंड जब ऐसे मूव करना चाह रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो तो स्ट्रेट चलना चाहेगी, लेकिन कुछ एक फोर्स होगा जो इसको अंदर की तरफ भी खींच रहा होगा। सो दैट इज द फोर्स दैट इज पुलिंग द विंड इनवर्ड अलाउइंग देम टू फॉलो कर्व पाथ अराउंड द प्रेशर सिस्टम। साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स में सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल होता है। सो दिस इज प्रोवाइडेड मेनली बाय द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेज। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना विंड वुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इंस्टेड ऑफ सर्कुलेटिंग। सर्कुलेटिंग में जब भी चीजें सर्कुलेट कर रही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इट कम्स इनटू प्ले। सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, दैट इज मोर इफेक्टिव इन स्मॉल स्केल सिस्टम्स हैविंग अ लोकल एक्सेस ऑफ हाई एंड लो प्रेशर। देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो वर्क्स, ये नीचे की तरफ विंड को खींचता है। तो इन सारी चीजों के चलते ही इफ यू सी जो भी आपकी विंड सिस्टम्स होती हैं वो क्रिएट होते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। व्हाट इज जनरल सर्कुलेशन? द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेटरी विंड्स इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब जो भी हमारी विंड्स चल रही हैं उनका जो जनरली जो मूवमेंट पाथ है, अगर हमने उसको स्टडी कर लिया, सो वी अंडरस्टैंड द जनरल सर्कुलेशन किस तरह से ट्रेवल करी है। नाउ दिस इज जनरल, सो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी वेरिएशंस ऑल्सो, बट अभी हम फिलहाल मोस्ट कॉमन कंडीशंस देखेंगे। So large scale, there is the large scale movement of wind due to the pressure variation. Definitely, ये weather, climate and ocean circulation को भी control करता है. It is well understood. ठीक है. So classification of winds अगर मैं करूँगा तो winds को हम तीन तरीके से बांट सकते हैं. One is the planetary winds. ठीक है. So they are the trade winds, westerly, polar easterly. Westerly मतलब क्या? जो wind west से आ रही है. जैसे आपका ये है, that is east, west, नॉर्थ, साउथ। हम अक्सर रटते हैं ना, वेस्ट से तुम आ रही हो, तुम हो वेस्टर्ली, और अगर तुम थोड़ा सा टेढ़ी हो गई साउथ की तरफ तो तुम नॉर्थ वेस्ट से आ रही हो तो तुम हो नॉर्थ वेस्टर्ली। ठीक है। अगर तुम साउथ साइड से आ रही हो, थोड़ा सा इधर से टिल्ट होकर इधर ऐसे जा रही हो तो तुम हो साउथ वेस्टर्ली। सिंपल है। इसी तरीके से अगर तुम ईस्ट से आ रही हो तो यू आर ईस्टर्ली, नॉर्थ ईस्ट से आ रही हो तो नॉर्थ ईस्टर्ली, साउथ ईस्ट से आ रही हो तो साउथ ईस्टर्ली। सेम ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली। देन पीरियोडिक विंड्स। तो पीरियोडिक विंड्स में मॉनसून विंड्स, इंडिया के केस में मॉनसून विंड्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका डिटेल्ड मैकेनिज्म हम समझेंगे जब मैं आपसे इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में बात करूंगा। लैंड एंड सी ब्रिज, जहां पे लैंड और सी कनेक्ट करते हैं। माउंटेन एंड वैली ब्रिज, माउंटेन नीचे वाला पोर्शन वैली, एंड द लोकल विंड्स, हॉट एंड कोल्ड विंड्स जिसमें आते हैं। ठीक है। सो द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करें, सो दिस इज गवर्न्ड बाय द लैटिट्यूडनल हीटिंग डिफरेंस। सो आपको पता है, अब यहां पे लैटिट्यूडनल हीटिंग डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो इट इज टाइम दैट आई शुड बी ड्रॉइंग द लैटिट्यूड्स। दिस इज योर अर्थ। ठीक। इस धरती के बीच में यू हैव द इक्वेटर एट द 0 डिग्री। इसके दोनों तरफ 5 डिग्री नॉर्थ तक, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ।
5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, आप पाते हैं लो प्रेशर. So we say that this is equatorial low pressure belt. What is this? Equatorial low pressure belt. आपको पता है कि सन मूव्स फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इन जनरल इक्वेटर पे लो प्रेशर मेंटेन रहता है. देन अगर मैं थोड़ा सा चला जाऊं नॉर्थ में एंड साउथ में, तो दोनों ही साइड में I will be getting a belt around 30 degree north and 35 degree 30 degree north and 35 degree north. थर्टी डिग्री साउथ एंड 35 डिग्री साउथ. तो अगर मैं इधर से इधर चला जाऊं या इधर से इधर चले जाऊं, तो यहां पे मुझे मिलता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. ये विंड के सर्कुलेशन के चलते ही बन रहा है. इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगा. तो बेसिकली मुझे यहाँ पे इस जोन में हाई प्रेशर मिलेगा, इस जोन में मुझे हाई प्रेशर मिलेगा. सिंपल बेसिक चीज़ ये समझ लीजिए. इस लो प्रेशर वाले जोन को मैं कहता हूँ डोल्ड्रम्स, इस हाई प्रेशर वाले जोन को मैं कहता हूँ हॉल्स लैटिट्यूड. देन वी हैव आफ्टर दिस 60 से 65 के बीच में 60 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री नॉर्थ. सो दिस इज सब ट्रॉपिकल सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. दिस इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड देन वी हैव द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स. ठीक है, वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है. तो ये वाली जो आपकी जोन है, दिस इज फॉर्म ड्यू टू थर्मल हीटिंग, और यहाँ पे थर्मल ग्रेडियंट के चलते ही चीज़ें हो रही हैं. अब आते हैं प्रेशर बेल्ट पे वन बाय वन. तो वी हैव दी 7 प्रेशर बेल्ट्स इन टोटल, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, जिसमें एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, 2 सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, 2 सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, 2 पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है. ये डोनेट करते हैं करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक एक बेल्ट के बारे में जान लेते हैं. जो आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, दैट इज कॉल्ड द डोल्ड्रम्स ऑल्सो. इस वाली बेल्ट की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द डोल्ड्रम्स बिकॉज हियर एयर इज एक्सट्रीमली काम. दिस इज थर्मली इंड्यूस्ड, क्योंकि सन की रोशनी पड़ती है यहाँ पे, भाई यहाँ पे सन रेज पड़ती हैं. सो देयर इज द हीटिंग ऑफ द वाटर, हीटिंग ऑफ द ओशंस, हीटिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. एयर राइज करेगी, एयर राइज करेगी तो नीचे का प्रेशर लो होगा, बिकॉज एयर राइज कर चुके तो तुम्हारे पास मास नहीं है. एंड देयर इज द कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. मतलब कि क्या है कि यहाँ पे विंड फ्लो कर रही होंगी. ये ट्रेड विंड्स आती हैं नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से इसकी तरफ ऐसे आती है, क्योंकि ये लो प्रेशर है तो फिर विंड बहना चाहेगी तो 30 से 35 डिग्री से, और इधर से ऐसे. सो वी हैव दी, इन दोनों विंड का कन्वर्जेंस होता है. दैट इज, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दिस इज द साउथ ईस्ट, क्योंकि ये साउथ ईस्ट से आ रहा है. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट से आ रहा है ये वाला, तो दिस इज द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. तो ये दोनों कन्वर्ज हो रही हैं, एंड दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. इंटर ट्रॉपिकल, इन दोनों विंड का कन्वर्जेंस हो रहा है, तो दिस इज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. ठीक है, सो देयर इज द कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. सो इसमें वी हैव द काम सरफेस विंड्स, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन बिकॉज देयर इज एक्सेस इवापोरेशन.
सो ऑब्वियस ही बात है इवापोरेशन होगा तो ऊपर जाके कंडेंसेशन हो रहा होगा, तो बारिश हो रही होगी तो ठंडा स्टॉर्म आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप रेनफॉल एक्सपीरियंस करेंगे। दिस शिफ्ट विथ सन डेफिनेटली, सन जब आपका समर सीजन में जब नदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रहा है, तो ये इक्वेटर और जो थर्मल इक्वेटर है तो वो थर्मल इक्वेटर नॉर्थवर्ड्स जाएगा शिफ्ट विथ सन, एंड हियर द जीरो कोरिलिस फोर्स इज देयर। सो जीरो कोरिलिस फोर्स होगी तो साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स वगैरह हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। किस में नहीं देखेंगे? इक्वेटर में हम नहीं देखेंगे, पहली चीज। कमिंग नेक्स्ट वी हैव द सब ट्रॉपिकल हाई लैटिट्यूड। तो दिस इज द हाई प्रेशर जोन जो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में है। दिस इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड। यहाँ पे हेडली सेल से एयर डिसेंड कर रही है। अब एक चीज सोच के देखना, यहां से हवा बढ़ी, लो प्रेशर था मतलब हवा ऊपर जा रही थी, उसके बाद ये एयर डाइवर्ज कर जाती है टुवर्ड्स दी पोल्स, और ये पोल पे जाते जाते यहाँ पे इसका जो पोर्शन है वो सिंक करने लगता है। यहाँ पे जो ये एयर है ये सिंक करने लगती है। सो दिस फॉर्म दी हैडली सर्कल, क्योंकि यही जो एयर सिंक की उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट के फॉर्म में इस इधर जा रही है, तो एक सर्कुलेशन पूरा बना रही है, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे आ गए, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द हैडली सर्कल। सो देयर इज द डिसेंडिंग एयर फ्रॉम द हैडली सेल, ये रहा आपका हैडली सेल, यहाँ पे डिसेंडिंग एयर है। देन देयर इज द डाइवर्जेंस, ट्रेड विंड्स इक्वेटर की तरफ और वेस्टर्ली जाएगी हायर लैटिट्यूड की तरफ, तो यहाँ पे देयर इज द डाइवर्जेंस ऑफ द एयर। तो एक चीज देखना, यहाँ पे हो रहा है कन्वर्जेंस, यहाँ पे हम बात करें डाइवर्जेंस की, तो एक एयर ऐसे जा रही है तो डाइवर्ज करने के लिए दूसरी एयर किधर जा रही होगी? इधर जा रही होगी, इधर जा रही होगी, इधर जा रही होगी, क्योंकि प्रेशर तो यहाँ पे हाई है। सो यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, ऐसे जा रही होगी। अब ये आर किधर से रही है? वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, तो दिस इज वेस्टर्ली, दिस इज वेस्टर्ली, ठीक है। सो देयर इज द डाइवर्जेंस, ट्रेड विंड्स इक्वेटर की तरफ जाती है, वेस्टर्ली जाती है हायर लैटिट्यूड की तरफ। सो यहाँ पे जो एयर होती है आपकी वार्म एयर होती है, दैट इज द ड्राई एयर, ठीक है। तो इसलिए इस एरिया में आपको डिजर्ट्स कॉमनली मिलते हैं। मॉइस्ट होता है तो डिजर्ट्स क्यों मिलते हैं? एरिडिटी इज इनहेंस्ड बाय द कोल्ड करेंट्स। देन वी हैव द सब पोलर लो फ्रंट, ठीक है, जो कि 60 से 65 डिग्री के बीच में है। दिस इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड सेल। नाउ देयर इज द कन्वर्जेंस ऑफ वार्म वेस्टर्ली एंड कोल्ड पोलर ईस्टर्लीज। देयर इज द कन्वर्जेंस ऑफ वार्म ईस्टर्ली, वार्म वेस्टर्ली, क्योंकि इसके कंपेरिजन में तो वार्म होगी जो यहाँ से एयर आएगी, एंड द पोलर ईस्टर्ली, ये ईस्ट से आ रही है, पोलर ईस्टर्ली। तो यहाँ पे क्या होगा? अगेन देयर इज द कन्वर्जेंस, लो प्रेशर हाई प्रेशर, देयर इज द लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर था तो ऑब्वियस सी बात है विंड अट्रैक्ट कर रहा होगा। सो सब कुछ इंटरलिंक्ड है। सो देयर इज द कन्वर्जेंस ऑफ वार्म वेस्टर्ली एंड द कोल्ड पोलर ईस्टर्लीज। कन्वर्जेंट जोन इज दिस, ये जो जोन है यहाँ पे, दिस इज द कन्वर्जेंट जोन। सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, ठीक है। एंड यू विल बी सीइंग हियर द फ्रंटल स्टॉर्म्स एंड द फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स इन दिस रीजन। कौन से रीजन में? इस वाले रीजन में। एंड देन वी हैव द पोलर हाई, 80 से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में यू विल बी सीइंग, ये जो मैंने बोला 80 से 90 डिग्री तक, 80 से 90 डिग्री तक। सो यू विल बी सीइंग द पोलर हाई। सो दिस इज द थर्मली इंड्यूस्ड सेल। एक्सट्रीम कोल्ड होता है यहाँ पे, देयर इज द डेंस सिंकिंग एयर, दैट इज वेरी हाई प्रेशर इज देयर, इट आउटफ्लोज एट द पोलर ईस्टर्ली, जो मैंने अभी दिखाया, देयर इज द कोल्ड ड्राई स्टेबल कंडीशंस यू विल बी सीइंग इन द पोलर हाइज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने अलग अलग सेल्स देख लिया, तो ये वही है, ये मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब सेम डायग्राम है जो मैंने आपको अभी दिखाया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जिन विंड्स के बारे में हमने बात की थी, मेजर प्लानिटरी विंड्स, विच अब अलग अलग प्रेशर बेल्ट बने हुए हैं, यही वो सारे इस पे जो जो सवाल बन सकते हैं तो हमने उसको टेबुलर फॉर्म में दे दिया है। तो ऑब्वियस ही बात है, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा, डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। अब वी हैव द ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स बहती है आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स की तरफ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, साउथ ईस्ट स्टेट्स। तो इसके चलते जब
रेन ऐसे आ रही है, मतलब आपकी जो विंड ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, तो रास्ते में जो आपको लाइक अगर जब ये ओशन वगैरह से पास हो रही है या फिर क्या कहते हैं देयर इज द वाटर वाला कोई भी हमें बॉडी मिल रही है, तो इट इज़ कैरिंग द मॉइस्चर. सो दैट इज़ वाई देयर इज द रेन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द ट्रॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील में ईस्ट कोस्ट पे रेन होती है. वार्म एंड वेट क्लाइमेट हमें मिलती है फिलीपींस और ईस्टर्न इंडोनेशिया में, और फ्रीक्वेंट रेनफॉल देखने को मिलती है. तो इस पे सवाल आ जाते हैं कई बार. देन वी हैव दी वेस्टर्ली वाला रीजन. वेस्टर्ली वाला रीजन कौन सा? ये इधर से इधर बह रहा है. तो अब जो भी कॉन्टिनेंट्स होंगे उसके इस साइड में, ये वाला साइड कौन सा है? वेस्ट वाला है. तो वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स या वेस्टर्न साइड ऑफ द लैंड मास आपको वहाँ पे रेन देखने को मिलेगी. सो सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, माइल्ड वेस्ट, वेट वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द टेम्परेट लैंड्स में आपको रेन वगैरह देखने को मिलती है. वेस्टर्न यूरोप, यूके, फ्रांस, माइल्ड रेली क्लाइमेट, mild rainy climate, Pacific Northwest, USA, Canada, South Chile and New Zealand. South Chile and New Zealand. Then we have the polar easterly. Polar easterly again it is coming from the east, उधर से आ रहा है. So this is flowing from polar high to the subpolar low. So this is easterly in both hemisphere. Cold dry air mass, for example Antarctica, क्योंकि वहाँ से तो dry air mass ही आ रहा है. सो अंटार्कटिका यू कैन हैव द एग्जाम्पल, कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस यहाँ पे हमें मिलती है अंटार्कटिका में. ठीक है, तो इसके चलते वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल्स, हेडली सेल. ठीक है, अब इसे हम 30 से 35 ना मान के भी 30, इसे 30 ही मान लेते हैं. इसे हम 60 मान लें अगर, तो हम इस पर एक हेडली सेल वगैरह बना सकते हैं. या फिर चलो यहीं देख लेते हैं. ठीक है, इसे थोड़ा सा हल्का सा हम ऊपर कर लेते हैं. सेम डायग्राम में कितना ही खिलवाड़ करना. ठीक है, सो हेडली सेल की अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, ये देखें यहाँ से विंड बहना शुरू हुई, ये ऊपर गई, यहाँ पे नीचे आ गई, एंड देन दिस इज कमिंग एट नियरली अबाउट 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई, ट्रेड विंड्स वगैरह फिर ऐसे बहती है. तो वी यू सी द ईस्टर्ली. सो ट्रॉपिकल हीट ट्रांसफर इज देयर ड्यू टू दिस हेडली सेल. यहाँ पे आपके फेरल सेल बन रहा है. सेल का मतलब है कि जो सर्कुलर है, मतलब जो विंड सर्कुलेशन है वो ऐसे मतलब बेसिकली एक पूरा कंप्लीट साइकिल बना रहा है. देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोलर फ्रंट पे यहाँ पे जो हाई प्रेशर से ये ट्रेवल किया, उसके बाद यहाँ पे राइज कर गया, ये इधर से आके दोबारा इसने सेल बना लिया. एंड फेरल सेल की बात करेंगे तो यू ऑल्सो फाइंड इट लाइक यहाँ पे देखिए साथ में सर्कुल नीचे जा रहे हैं एंड ऊपर आ गए. अब इनफैक्ट इनके जो एक ज्वाइंट वाला प्लेस है, अब यहाँ से आ रही थी हॉट विंड, यहाँ से आ रही थी, इसके कंपेरिजन में ये कोल्ड है, तो यहाँ पे आपको जेट स्ट्रीम्स मिलती हैं. मज़ा नहीं आया, इसको काट देना. देन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल्स. ठीक है, तो ये देखो मैंने आपको हेडली सेल बताया था. अब इसके बाद यू हैव द फेरल सेल. फेरल सेल में क्या होता है कि अब एक चीज़ समझना, फेरल सेल से पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, ये आया यहाँ पे, तो ये ऊपर उठेगा, ये जाएगा और ये अपना जो फ्लो है वो कंप्लीट करेगा. तो दिस इज द पोलर सेल. होता क्या है, अब यहाँ से जब ये एयर उठी थी तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगी और ये साथ में यहाँ पे कन्वर्ज करेगी और फिर ये ऐसे वेस्टर्ली की तरह चली जाएगी. तो आप देखोगे ना आपको डायरेक्शन हमेशा एक सेल टाइप का मिलेगा. एंड दिस इज द हेडली सेल, दिस इज द फेरल सेल, दिस इज द पोलर सेल. ठीक है, दिस इज द प्राइमरी. अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, एक चीज़ समझ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे देयर इज द स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट. तो प्रेशर चेंज होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से तो हमारे पास हॉट विंड थी इसके कंपैरिजन में, तो ये वाली विंड थी हॉट, ये वाली थी इसके कंपैरिजन में कोल्ड. तो इसको ज्वाइन, ये जब विंड ट्रैवल करती है और यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो हमारे पास बनता है उसके चलते वी हैव दी जेट स्ट्रीम. यहाँ पे भी हमारे बनता है जेट स्ट्रीम्स.
तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपर ट्रोपोस्फियर में बनती है ये जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। सो हेडली सेल 0 से 30 डिग्री तक, आईटीसी जेट पे राइजिंग एयर है, सिंकिंग एयर इज एट 30 डिग्री, सब ट्रॉपिकल हाई, सरफेस विंड, ट्रेड विंड्स ईस्टर्ली, की रोल ट्रॉपिकल हीट ट्रांसफर। फेरल सेल ये लिंक करता है ट्रॉपिक्स और पोल्स को। दिस इज डायनेमिक सेल, तो 30 से 60 डिग्री पे सबपोलर लो से आपकी एयर राइज करती है, 30 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल हाई पे ये सिंक करती है, सरफेस विंड इज द वेस्टर्ली विंड। पोलर सेल इज दिस, 60 से 90 के बीच में 60 डिग्री पे राइज करती है, सिंकिंग एयर इज एट द पोल, सो दिस इज पोलर ईस्टर्ली, पोलर कोल्ड एयर सर्कुलेशन, ठीक है। तो दिस इज द थिंग्स, ये डायग्राम सेम चीज़ बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। देन यू हैव द जियोस्ट्रॉपिक विंड्स एंड द जेट स्ट्रीम्स, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया। व्हाट आर द जियोस्ट्रॉपिक विंड्स? सो दीज आर द अपर एटमॉस्फेरिक विंड फ्रॉम एबव 2 से 3 किलोमीटर बियॉन्ड सरफेस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन नहीं है ऊपर, या फिर है भी तो नेग्लिजिबल है, तो उससे हमें टेंशन नहीं लेना है। सो वी हैव द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब क्या होगा कायदे से, तो जो मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू हैव द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो विंड को ट्रैवल करना चाहिए उसके परपेंडिकुलर टू योर आइसोबास, ठीक है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के चलते विंड की जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, देयर इज द कोरियोलिस फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड वर्किंग अपोजिट इन डायरेक्शन। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को विंड कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, नलीफाई कर देती है। तो ऐसे केस में जो आपकी विंड ट्रैवल करती है, दैट ट्रेवल्स पैरेलल टू व्हाट, isobars. So this is controlled by the pressure gradient force and Coriolis force. This flow parallel to the isobar due to the force balance. Here it is free from the friction. अब जब ये उसके like this one इसके around मतलब इसके parallel flow कर रही है, तो then this is called the geostropic winds. So this can be cyclonic wind circulation around the low pressure and anticyclonic wind circulation around a high pressure. अब आपकी जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो तो भाई क्या कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो दिस इज रोटेटिंग, तो साथ ही साथ विंड भी आपकी रोटेट करती है सेंट्रीपिटल अट्रैक्शन के चलते। सो दिस एक्सप्लेन्स वाई एयर राइजिंग एट इक्वेटर दिस डिसेंड्स एट द सब ट्रॉपिक्स इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट टू द पोल्स। Then we have the term gradient wind. Gradient in wind is what? Extension of geostropic wind along the curved isobars. So ये geostropic wind जब आपकी curve करने लगती है, so these are being called as the gradient wind. ठीक है. Then we have the jet streams. Jet streams are the major type of geostropic winds. So jet streams, they are the fast, नैरो meandering westerly winds in the upper troposphere, जिनकी स्पीड 400 से 500 किलोमीटर पर आवर होती है, जो बहुत हाई स्पीड है। सो दिस ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन बोथ दी हेमिस्फीयर, दोनों ही हेमिस्फीयर में ये ब्लो करती है, एंड ये सीजनली शिफ्ट करती है। ऑब्वियस ही बात है विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, तो सन जब नॉर्थ की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है दिस विल बी शिफ्टिंग पोलवर्ड्स इन द समर, एंड सन जब इक्वेटर की तरफ जाएगा, मतलब इक्वेटर को क्रॉस इधर से करेगा, तो इट विल ऑल्सो शिफ्ट इक्वेटर वर्ड्स टू इन द विंटर। सो दिस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द वेदर सिस्टम्स, रेनफॉल एंड द एग्रीकल्चर। सो जेट स्ट्रीम देख के ना कई बार हम घबरा जाते हैं। अब मेरे को पता चल रहा है कि भैया वी हैव अ ग्रेडियंट विंड, वी हैव द जियोस्ट्रॉपिक विंड, जेट स्ट्रीम इज द टाइप ऑफ जियोस्ट्रॉपिक विंड, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स, एंड वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द जेट स्ट्रीम्स इन द अपर ट्रोपोस्फियर बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन टू रिड्यूस द स्पीड सो दैट कोरियोलिस फोर्स कम लगे, ठीक है। एंड दैट इज वाई जेट स्ट्रीम्स आर नॉट फाइंड इन द, मतलब नीचे नहीं मिलता है हमें धरती पे, बिकॉज कहीं ना कहीं फ्रिक्शन के चलते विंड की स्पीड स्लो जाती है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता है कोरियोलिस फोर्स। सो वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द जेट स्ट्रीम्स। सो फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, सो दीज आर प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एयर मासेस। ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट्स लीडिंग टू द वेरी हाई विंड स्पीड, एंड ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट these winds flow from west to east and hence are called the upper level westerly। कोरियोलिस इफेक्ट के चलते ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहता है। अगर कोरियोलिस इफेक्ट नहीं होता तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होती, एंड दे आर कॉल्ड दी अपर लेवल वेस्टर्ली, क्योंकि ये बह कहाँ से रहे हैं, वेस्ट की तरफ से बह रहे हैं, ठीक है। अब जेट स्ट्रीम्स के भी टाइप्स हैं। सो एक तो परमानेंट जेट स्ट्रीम है, एक है टेम्प्रोरी जेट स्ट्रीम। एक एक करके जान लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, बेसिक समझ लेना,
बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप जाने लगोगे तो दिस विल बिकम एन ऑप्शनल वाला चीज़, तो मैं बहुत बेसिक सी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है उतना बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें इससे ज़्यादा एक्सेस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, काम भी नहीं आएगा, ना तो एग्जाम में पूछेगा, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑप्शनल, बट बेसिक्स आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, और जितना बेसिक्स रिक्वायर्ड है वो हम आपका ऑलरेडी कवर कराते चल रहे हैं। परमानेंट एंड टेम्प्रोरी, तो इसका मतलब है परमानेंट वाला तो भाई हमेशा ही रहेगा, टेम्प्रोरी मतलब क्या है कि वो हमेशा नहीं रहेगा, दैट इज वाई दिस इज टेम्प्रोरी। सो वी हैव दिस सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, मैंने एक डायग्राम बनाया था। सो ये सब ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, सब ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ट्रॉपिक्स को क्रॉस करके 23.5 डिग्री तक ट्रॉपिक्स है, देन वी हैव दिस सब ट्रॉपिकल रीजन। सो दिस इज कॉल्ड हियर व्हाट, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, यहां पे इस वाले रीजन में, ठीक है। सो दीज आर दी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एंड देन वी हैव दी पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। पोलर फ्रंट ये वाला पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, तो ये यहां पे बनता है अपर ट्रोपोस्फियर में। सो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, दिस इज बिटवीन हैडली एंड द फेरल सेल एट द एल्टीट्यूड ऑफ 10 to 16 किलोमीटर। हैडली सेल, फेरल सेल इसके बीच में आता है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 10 to 16 किलोमीटर। दिस इज कंटिन्यूअस इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में ये कंटिन्यूअस है और नदर्न हेमिस्फीयर में सीजनल है। क्यों होगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी का क्या रीजन है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ओशन है, ओशन है तो ऑब्वियस ही बात है द जो विंड जो का जो सर्कुलेशन है दैट कैन बी लाइक दैट इज मोर प्रिडिक्टेबल, ठीक है। लैंड के चलते देयर इज द डिस्टर्बेंस, एंड दैट इज वाई ड्यू टू यूनिफॉर्म ओशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड फ्यूअर लैंड सी कंट्रास्ट वी हैव द कंटिन्यूटी इन द सदर्न हेमिस्फीयर, एंड लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर में इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सीजनल हीटिंग लीडिंग टू द सीजनल नेचर ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। नाउ दिस इज स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूअस ड्यूरिंग विंटर, विंटर के टाइम पे ये वाली जेट स्ट्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। सो दैट वाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज देयर इज मैक्सिमम इक्वेटर पोल टेम्परेचर ग्रेडियंट इन विंटर विच इज इंटेंसिफाइंग द स्ट्रीम। तो इक्वेटर और जो पोल के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, सो देयर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हमारे इंडियन मानसून को भी अफेक्ट करता है। सो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम दिस सप्रेसेस द इंडियन मानसून व्हेन इट लाइज साउथ ऑफ द हिमालय। जब आपकी सब ट्रॉपिकल ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है जब ये हिमालयस के साउथ में होगा तो इन दैट केस में दिस इज गोइंग टू सप्रेस द इंडियन मानसून। लेकिन हिमालय के जैसे ये नॉर्थ में शिफ्ट होगा, इट्स नॉर्थवर्ड शिफ्ट इन समर, इसके चलते क्या होता है कि दिस अलाउज द राइजिंग एयर एंड मॉइस्चर इनफ्लो ओवर इंडिया ट्रिगरिंग मानसून ऑनसेट, उसमें ये हेल्प भी करता है, ठीक है। देन वी हैव द पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। So this is between Ferrol and the polar cell at an altitude of 6 to 9 kilometer. So that is stronger and more stable in winter. Polar front jet stream. This enhanced thermal contrast between polar and mid latitude regions which strengthen the jet. The shift, it shift equatorwards in winter and polewards in summer. ठीक है, तो विंटर में ये इक्वेटरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, समर में ये पोलवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सो देयर इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट विद द सन्स एपरेंट माइग्रेशन, ये चीज़ मैंने आपको बताई रखी, सन के साथ साथ ये भी शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब ये देख लेना जब जब कहीं पे कुछ रेफरेंस के लिए ना लिखा हो, इट इज सेइंग दैट इट इज शिफ्टिंग इक्वेटर वर्ड्स इन विंटर, तो इसका सीधा सा मतलब विंटर हम किसकी बात करेंगे, हम नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं ना, तो हम नदर्न हेमिस्फीयर के बारे में ही बात कर रहे होंगे। सो दिस शिफ्ट इक्वेटर वर्ड्स इन विंटर इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड पोल वर्ड्स इन समर इन दी नदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि समर में क्या होगा, सन ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के चलते क्या होगा कि ये पोल वर्ड इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज द थिंग इज दैट कि जो हम लाइंस ड्रॉ करके आपको दिखाई थी इमेजिनरी लाइंस, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ऑल, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, बट करस्पॉन्डिंगली सन के मूवमेंट के साथ इनकी पोजिशनिंग अगर देखेंगे एक्चुअली में चेंज होती रहती है, ठीक है। सो दिस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, फ्रंट पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, upper air divergence in the PFJ initiates and intensifies cyclonic systems. Then frontal precipitation. So this pressure gradient force, this steers air masses along fronts causing uplift and condensation, weather variability in the mid latitude. ठीक है,
देन वी हैव द टेम्पोररी जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, विच आर दी ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। पहली है आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, दूसरी है आपकी सोमाली जेट। सोमाली जेट को हम फाइन लेटर जेट भी कहते हैं, ईस्ट अफ्रीकन लो लेवल जेट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली जेट स्ट्रीम है, जो कि 5 से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में मिलती है। एंड वाई दिस इज फॉर्म्ड? बिकॉज देयर इज द इंटेंस हीटिंग ऑफ द तिबेटियन प्लेटू। तिबेटियन प्लेटू इंटेंस हीटिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट होने के चलते दिस विल वर्क एज द की ड्राइवर फॉर साउथ एशियन मानसून। वो क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट होगा तो बोलेगा मानसून से कि भैया आओ लो प्रेशर भर दो, तो मानसून बोलेगा हाँ भैया बुला ही रहे हो, तुम्हारे पास लो प्रेशर भी, हमारे पास हाई प्रेशर है, तो हम आ रहे हैं अपने साथ एयर मॉइस्चर को भी लेके। तो दिस इज हैपनिंग, देन एक्ट्स एज अ अपर लेवल एग्जॉस्ट सिस्टम इनहैंसिंग मानसून रेनफॉल। दिस weakening of tropical easterly stream in recent years, this is linked to poor monsoon performance। जब ये वीक करे होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे बुला ही नहीं रहा है अच्छे से उसको, तो जब उसको वो बुला ही नहीं रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मानसून भी बोलेगा तुम हमको ठीक से बुला ही नहीं रहे हो, इनविटेशन दे ही नहीं रहे हो, तो हम आएंगे क्यों? सो ये आपकी मानसून को इन्विटेशन देता है, इन्विटेशन कायदे का होगा, ढंग का होगा, तो मानसून बोलेगा भैया आ रहे हैं, और इन्विटेशन ये अच्छा वाला दे ही नहीं रहा है, इतना ये खुद गर्म हो ही नहीं रहा है, लो प्रेशर क्रिएट ढंग से कर ही नहीं रहा है, तो मानसून भी बोलेगा जब तुम हमको ठीक से बुलाओगे ही नहीं, सपरिवार बुलाओगे नहीं, तो हम क्या करेंगे आके? तो सपरिवार जब इसको ये बुलाता है तो सारी फैमिली के लोग जाते हैं, तो मानसून में भाई बारिश भी आती है, सब कुछ आता है, और जब इसको एक ही लोग को लिख के बुलाता है तो मानसून आता तो लेकिन एक अकेला इंसान आता है, उसमें वाटर वेपर वगैरह, भाई कमज़ोर मानसून आता है बेसिकली। जब 5 लोग हैं तो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कुछ कम लोग हैं तो कम आता है, तो बेसिकली उससे थोड़ा सा लिंक करके आप समझ सकते हैं। तो ये बुलाता है मानसून को कि आ जाओ आ जाओ, मानसून खुश हो जाता है, हाँ भाई बुला लिया, देयर इज द लो प्रेशर। और जब ये नहीं बुलाता है तो मानसून बोलता है हट बुलाया ही नहीं, नहीं जाएंगे, ठीक है। सो इट एग्जिस्ट ओनली इन समर बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रॉन्ग कॉन्टिनेंटल हीटिंग विच इज एब्सेंट इन विंटर। देन वी हैव द सोमाली जेट, जिसको फाइन लेटर जेट भी कहते हैं, ईस्ट अफ्रीकन लो लेवल जेट भी कहते हैं। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली लो लेवल जेट। इट डेवलप्स ड्यूरिंग दिस समर मानसून, जून दिसंबर के सितंबर के बीच में, और ये मेडागास्कर पे ओरिजिनेट होता है, एंड दिस फ्लो अलोंग द सोमाली कोस्ट, एंड दिस स्ट्रेंथन द इंडियन समर मानसून बाय ट्रांसपोर्टिंग द मॉइस्चर। अब हमारी जेट स्ट्रीम बह रही थी, सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, खुश थी जेट स्ट्रीम आपकी, लेकिन जेट स्ट्रीम की वो खुशी बहुत लंबी नहीं रह पाई। क्यों लंबी नहीं रह पाई? क्योंकि जेट स्ट्रीम को फ्यूल करने के लिए जो कंट्रास्ट था वो मेंटेन नहीं रह पाया उस तरह से। सो व्हेन द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग, जेट स्ट्रीम्स फ्लो इन द स्ट्रेट पाथ, और जब ये फोर्स वीकन होता है तो जेट स्ट्रीम क्या करती है? मिएंडर करने लगती है, मिएंडर करने लगती है, मिएंडर करने लगती है। तो जब ये मिएंडर करेगी, सो दिस वी स्टार्ट कॉलिंग इट एज द रॉसबी वेव्स। So these large wave-like bends in the jet stream are called the Rossby waves. It is large north-south undulations in the jet stream. तो ये jet stream आराम से खुशी खुशी बह रही थी, लेकिन जब आपकी जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, जब आपकी जो ये प्रेशर ग्रेडियंट है ये वीक होता है, तो जेट जो है ये मिएंडर करने लगती है, मिएंडर करने लगती है। इसी में ये ट्रो बन जाएगा, और इसी में कभी ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का रीजन बन जाएगा, ठीक है। क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस इज कॉज्ड बाय द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, सीजनल टेम्परेचर कंट्रास्ट, माउंटेन्स वगैरह भी अफेक्ट करते हैं, ओशियन करंट्स भी अफेक्ट करते हैं। सो रॉसबी वेव्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स एंड द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मिएंडरिंग। हम बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है? तो जब तुम ऐसे जा रहे हो तो तुम क्या बना रहे हो? तुम एक रिज बना रहे हो, और जब तुम नीचे हो तो तुम क्या बना रहे हो? तुम ट्रो बना रहे हो, ट्रो बना रहे हो तो लो प्रेशर जोन बना रहे हो, और ऊपर जा रहे हो तो रिज बना रहे हो, तो तुम्हारे एक हाई प्रेशर जोन है। तो लो प्रेशर जोन के अराउंड जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं साइक्लोनिक फ्लो, और लो प्रेशर जोन के अराउंड जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं एंटी साइक्लोनिक फ्लो। सो इम्पैक्ट ऑन मिएंडरिंग, इन्फ्लुएंस ऑन वेदर, ट्रो के अहेड इज द अनस्टेबल वेदर पैटर्न। ये ट्रो है, लो प्रेशर जोन है, तो इट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल एंड देयर इज गोइंग टू बी द रेनी वेदर। रिजेस के अंडर में देयर इज द स्टेबल क्लियर वेदर, बिकॉज दैट इज यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक फ्लो हो रहा है। वेदर एक्सट्रीम्स नॉर्थवर्ड शिफ्ट, हीट वेव्स एंड ड्रॉट क्रिएट करता है, ठीक है। साउथवर्ड डिप होगा तो देयर विल बी द कोल्ड वेव्स एंड द हैवी स्नोफॉल, ठीक है।
क्लाइमेट चेंज लिंक, अब आपकी जो आर्कटिक वार्मिंग है, दिस रेड्यूसेस द पोल इक्वेटर टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब भाई आर्कटिक भी, अब भाई अपना इक्वेटर तो जितना गर्म तो वो तो था ही, लेकिन आर्कटिक जोन अगर गर्म होने लगेगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका कम हो जाएगा। तो उसके चलते जेट स्ट्रीम्स आपकी स्लो डाउन करेंगी और ये और ज़्यादा मियंडर करेंगी, और ज़्यादा मियंडर करेंगी तो दे विल बी परसिस्टेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट। सो द मोर मियंडरिंग, मोर रॉसबी वेव्स, मोर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो ये चीज़ है। देन वी हैव दी पोलर वर्टेक्स। क्या होता है पोलर वर्टेक्स? ये आपका पोलर रीजन है। सो देयर इज अ लार्ज cold low pressure system that is located over the pressure like located over the polar region। तो ये ऐसे ऐसे एयर घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। सो देयर इज द स्ट्रॉन्ग, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू हाई टेम्परेचर कंट्रास्ट। अंडरस्टूड है? हाई टेम्परेचर कंट्रास्ट के चलते ये स्ट्रॉन्ग है, ये घूम रहा है। जब स्ट्रॉन्ग है तो ये पोलर एरियाज में ही कन्फाइन कर जाएगा, लेकिन जब ये वीक होता है तो ये साउथवर्ड आ जाता है ड्यू टू द जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का यहाँ पे रोल होता है क्योंकि ये मीएंडर कर रही है, कॉजिंग सीवियर कोल्ड वेव्स। अब यहाँ वाली कोल्ड वेव बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कोल्ड है। अब जो जेट स्ट्रीम की मियंडरिंग है, अभी जेट स्ट्रीम अपना आराम से ऐसे बह रही है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये पाथ में डेविएट किया, जब डेविएट किया तो बोलेगी इसको वर्टेक्स को, चलो भैया हमारे साथ चलो, तुम अकेले नहीं वहाँ पे वो कर सकते, घूम नहीं सकते, हमारे साथ चलो, तुम्हें थोड़ा सा घुमा के लेके आते हैं। तो इसको घुमा के लेके आने के चक्कर में ये क्या करती है, इसकी जो मियंडरिंग होती है, सो दिस ब्रिंग्स पोलर वर्टेक्स टूवर्ड्स द साउथ। उसको थोड़ा सा उसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे ले आती है। सो वी हैव दी वंस वीक इट स्लिप्स साउथवर्ड ड्यू टू जेट स्ट्रीम्स मियंडरिंग कॉजिंग सीवियर कोल्ड वेव्स। तो उसके चलते ठंडी हवाएं बहुत आती हैं। सो दिस इज क्लोजली लिंक टू दी ओजोन डिप्लीशन, वीक मियंडरिंग पोलर jet traps cold air, this promotes polar stratospheric clouds। यहाँ पे क्या होता है, इनएक्टिव क्लोरीन जो है वो दिस बिकम्स द एक्टिव क्लोरीन, जिसके चलते ओजोन डिप्लीशन होता है। सो इट एक्सेलरेट्स द ओजोन डिप्लीशन। देन वी हैव द हीट डोम एंड द ओमेगा ब्लॉक। व्हाट इज हीट डोम? ये टर्म्स बस ध्यान रख लेना, सीधा सीधा सवाल आ जाता है। Heat dome, it is formed when a strong high pressure system traps the warm air। अब ये देखो, ये हीट मतलब ये आपका जो है दिस इज द वार्म एयर, ठीक है, और इसको कवर कर लिया है हाई प्रेशर जोन ने। सो सिंकिंग एयर हीट्स अप ड्यू टू द कंप्रेशन कॉजिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। हीट डोम के केस में ये होता है। सो ये देखिए, ये आपकी वार्म एयर जो थी ऊपर जाना चाह रही थी, हाई प्रेशर के चलते वापस नीचे आएगी तो इट विल हीट अप। हीट अप के चलते क्या हुआ, हाई प्रेशर सिस्टम में फंस गई, तो दिस इज द हीट डोम। ठीक है, देन यू हैव द ओमेगा ब्लॉक। ओमेगा ब्लॉक इज ए ब्लॉकिंग पैटर्न दैट इज शेप्ड लाइक अ ग्रीक लेटर ओमेगा, ग्रीक लेटर दिस ओमेगा। सो ये देखें, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, सो ये एक ओमेगा ब्लॉक बन जाता है। सो इट प्रिवेंट्स द नॉर्मल मूवमेंट ऑफ वेदर सिस्टम्स लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड हीट और द कोल्ड स्पेल्स। तो ये थोड़े से कुछ रीजन देख लेते हैं। समर में जेट स्ट्रीम अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, जो आपकी जेट स्ट्रीम से वो ऊपर चली गई। सो हॉट एंड स्टैग्नेंट एयर दैट एक्सपेंड अपवर्ड्स, जो आपकी हॉट और स्टैग्नेंट एयर है वो ऊपर जाना चाहती है, लेकिन ऊपर में प्रेशर है, वी हैव द स्ट्रॉन्ग एंड द हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कंबाइंड विथ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम ला नीना, दिस एक्ट लाइक अ डोम। तो एक डोम की तरह बन गया, बोलेगा भैया तुम ऊपर नहीं जा सकते। तो इन द प्रोसेस नोन एज कन्वेक्शन, हॉट एयर अटेम्प्ट्स टू एस्केप, लेकिन हाई प्रेशर इसको बोलता है तुम जाओ नीचे। जब ये नीचे जाता है अंडर द डोम, द एयर सिंक्स, तो एयर सिंक करती है एंड कंप्रेशन के चलते दिस रिलीजेस मोर हीट, ज़्यादा हीट होती है। सो एज विंड मूव द हॉट एयर ईस्ट, द जेट स्ट्रीम ट्रैप द एयर वेयर इट सिंक्स रिजल्टिंग इन द हीट वेव्स। तो हीट वेव्स वगैरह इसके चलते होता है। सो दिस वॉज द समथिंग बेसिक्स अबाउट द हीट डोम एंड द ओमेगा ब्लॉक। एंड देन जेट स्ट्रीम और एविएशन का रिलेशन। अब एक सिंपल सी बात है, जेट स्ट्रीम एक डायरेक्शन में बह रहा है, अगर तुम अपना प्लेन उसी डायरेक्शन में चलाओगे तो तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और उसके अपोजिट में चलाओगे तो तुम्हारी वेलोसिटी घट जाएगी। सिंपल सा फंडा है। इट मीन्स इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। लेट्स से कि हमारी जेट स्ट्रीम, ये हम रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ते हैं, हमारी जेट स्ट्रीम ऐसे बह रही है 400 किलोमीटर पर आवर, ये है आपकी जेट स्ट्रीम। आपके पास आई एक प्लेन बोलती है मैं इसके साथ ही बहूंगी, मेरी ये 1000
किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो जब ये इसके साथ बहेगी तो इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी विल बिकम 100, 1000 प्लस 400 इक्वल टू 1400 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैं अगर इसके अपोजिट बहने की कोशिश करेगी ये प्लेन, तो ये इधर अपोजिट बह रही है, तो इसको जो ये रिलेटिव वेलोसिटी है ये हो जाएगी 1000 माइनस 400 इक्वल टू 600 किलोमीटर पर आवर। सिंपल है। तो ये होगा इसके साथ कि स्पीड इसकी घट जाएगी। ठीक है, तो स्पीड बढ़ गई, स्पीड घट गई। एयरक्राफ्ट यूजेस जेट स्ट्रीम टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड ट्रेवल टाइम। स्पीड बढ़ जाएगी तो फ्यूल कंजम्पशन कम लगेगा, कम टाइम पे पहुंच भी गए तुम। फ्लाइंग अगेंस्ट जेट स्ट्रीम इंक्रीजेस द फ्यूल यूज। जेट स्ट्रीम कैन कॉज क्लियर एयर टर्बुलेंस पोजिंग एविएशन रिस्क। वॉल्केनिक एस क्लाउड्स ऑफन ट्रेवल अक्रॉस जेट स्ट्रीम इंडेंजरिंग द फ्लाइट। टर्बुलेंस वगैरह में फंसोगे तो भैया रिस्की तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, अपने आप में अंडरस्टूड है। देन वी हैव दी लोकल विंड। लोकल विंड्स कौन सी विंड्स होती है? जो लोकल होती हैं। ठीक है, सो दे अकर ड्यू टू लोकल टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस। दिस आर द शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लिमिटेड स्पाशियल एक्सटेंट। मतलब एक लिमिटेड प्लेस पे ही ये बेसिकली पाई जाती हैं, हर जगह नहीं मिलती। प्लानिटरी विंड्स हर जगह मिलती हैं एंड दिस इज कन्फाइंड टू द लोअर एटमॉस्फेयर, लोअर ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और ये कुछ नाम हैं जो आपको याद कर लेने हैं, क्वेश्चन इस पे कभी भी आ सकता है कि भाई मैच द फॉलोइंग। तो जो आपकी लू है, पहली बात तो वी हैव द टू टाइप ऑफ लोकल विंड्स, वी हैव द हॉट विंड, वी हैव द कोल्ड विंड। हॉट विंड में आपकी लू, चिनूक, फोहेन, सिरक्को, खमसिन, हरमटन, सेंटा आना, नॉरवेस्टर्स, ब्रिकफील्डर, एटाकामा, सिमूम। और कोल्ड विंड मतलब ठंडी हवाएं, वी हैव द बोरा, मिस्ट्रल, पॉम्पेरो, ब्लीजर्ड, पुरगा, बुरन, नॉटी, ट्रेमोंटेना, लिवेंटर कोल्ड विंड्स, विलीवो, काराबुरन। ठीक है, पहले तो ये आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए कि कौन सी हॉट है कौन सी कोल्ड है। सवाल पूछ देगा इसमें से कौन सी हॉट है कौन सी कोल्ड है, आप उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सी विंड कौन से रीजन में बहती है, ये दूसरा सवाल है। तो लू जो है आपको नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान में मिलेगी। चीनू को आपको मिलेगी रॉकीज, दैट इज इन यूएसए। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, वैसे तो रॉकी कहाँ पे मिलता है? आपको यूएसए कनाडा में मिलता है। आल्स जो कि यूरोप में है, वहाँ पे जो आपको ये हॉट विंड मिलेंगी उसका नाम है फोहेन। सिरक्को you will be finding it in Sahara, this flows around the Mediterranean Sea. Khamsin you will be finding in the Egypt or the eastern of Sahara. Harmattan you will be finding in the western Africa. Santa Ana you will be finding in California. Nor'westers in New Zealand. Brickfielders in southern Australia. Atacama in Atacama Desert. Simum in Arabian Peninsula and Sahara. And cold wind, बोरा आपको मिलेगी एड्रियाटिक कोस्ट पे, मिस्ट्रल मिलेगी सदर्न फ्रांस पे, पंपेरो मिलेगा अर्जेंटीना एंड उरुग्वे पे, ब्लिजर्ड मिलेगा आपको यूएसए, कनाडा, पोलर रीजन्स पे, पुरगा मिलेगा रशिया में, टुंड्रा रीजन में, बुरान मिलेगा साइबेरिया एंड द सेंट्रल एशिया, नॉर्थ मिलेगा मैक्सिको गोल्ड एंड गल्फ कोस्ट, ट्रेमोंटाना मिलेगा आपको स्पेन एंड मेडिटेरेनियन, लिवेंटर एंड कोल्ड विंड्स इन जिब्राल्टर एंड मेडिटेरेनियन, विलीवो इन अलास्का एंड तिएरा डेल फ्यूगो एंड द काराबुरन इन द Central Asia. So this was something about the wind circulation, atmospheric pressure belts and others. हमने देखा जेट स्ट्रीम्स, हमने देखी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, हमने देखा जियोस्ट्रॉपिक विंड्स के बारे में, एंड हमने देखा हॉरिजॉन्टल वेरिएशन, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ द प्रेशर एटसेट्रा। इन्हीं सब के बेसिस पे अब हम आगे का जो चैप्टर है उसे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी इन द एयर के बारे में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में एंड अदर स्टफ, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। एक बात इन सारी चीज़ों में समझ के रखना कि कभी भी याद करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीज़ें तो देखो आपको याद भी करनी पड़ेंगी, जैसे अभी एक टेबल दिखाया, ठीक है, तो आपको वो थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है, बट ज़्यादातर केस में अगर आप उसको एक ओपन माइंड से पढ़ रहे हैं तो आपको रिकॉल करने में जब यूपीएससी सवाल बनाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आती है जब आपको जो चीज़ें समझ के पढ़नी चाहिए आप उसको भी रटने की कोशिश करते हैं, तो भाई आपको याद नहीं रखना है, मतलब याद रखना है बट आपको समझ के पढ़ना है। एंड अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सो दैट अगली नोटिफिकेशन वीडियो की आपके पास मिल जाए आपको टाइमली। एंड प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच ऑलरेडी हमने वैसे तो स्टार्ट कर दिया है। आप में से कोई भी बच्चा अगर उसकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है
तो यू कैन कम ज्वाइन मी, प्रिपेयर विथ मी इन फॉर योर प्रीलिम्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड मेक श्योर दैट यू कीप वॉचिंग द वीडियोज। ज्योग्राफी के लिए इससे ज़्यादा कंटेंट की आपको एक्चुअली यूपीएससी के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।